हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उन सभी टॉपिक्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक होगा डू प्लांट्स ब्रीथ, ग्लाइकोलाइसिस, fermentation, aerobic respiration, the respiratory balance sheet, amphibolic pathway और रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ब्रीथिंग को अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। So, all the organisms present on this planet Earth, they breathe to live, either plant, animal or microbes. And we know that कि इन सभी organisms को energy चाहिए होती है to carry out their daily life activities. Either it is absorption, transport, movement, reproduction, even breathing के लिए भी. So ये energy आती कहाँ से है? We know फूड से। हम फूड खाते हैं टू गेट द एनर्जी। तो ये फूड हमें एनर्जी देते कैसे हैं? सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रीदिंग एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। सो फूड है, उनमें प्रेजेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका ऑक्सीडेशन होता है, दैट गिव्स एनर्जी। तो यही बेसिक है रेस्पिरेशन का, जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं एंड साइनोबैक्टीरिया, they prepare their own food by using inorganic material from their environment, and they traps light energy and convert them into chemical energy and store the food at form the form of glucose, sucrose, starch. तो ये फूड जो फॉर्म होते हैं, इट इज फ्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये उन बॉडीज में स्टोर रहती हैं, नीड होगी तो ये यूज होंगे। बट हमें पता है कि प्लांट्स में जो फूड प्रोडक्शन का काम है वो लीव्स ही कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट। तो बाकी पार्ट्स का क्या, जो नॉन ग्रीन है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो उनको फूड कैसे मिलता है? हाउ दे सर्वाइव? तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्लांट्स के नॉन ग्रीन पार्ट्स को फूड चाहिए होता है, दे are translocated from the part where it is manufactured. तो जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है वहां से वो फूड ट्रांसलोकेट होता है टू द पार्ट वेयर इट इज नीडेड। इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। हम बार बार बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन होता किसका है? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो ऑक्सीडेशन है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, एंड ये सभी कहलाते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। है। मेनली जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिससे हमें एनर्जी जल्दी मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स भी एनर्जी देते हैं, इनका भी रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, बट इट विल टेक टाइम। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एनर्जी रिलीज करता है। So breaking of carbon-carbon bond in all these respiratory substrate through oxidation within the cell leads to the release of considerable amount of energy, and this process is called respiration, जिसमें एक एक करके हम ये सारे steps पढ़ेंगे। तो starting होगा glycolysis से, उसके बाद there is formation of acetyl coenzyme A, then citric acid cycle, और लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड कीमोऑस्मोसिस, जिसमें हमें लास्ट में एटीपी रिलीज होता हुआ मिलेगा। तो हमने देखा कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो एक स्टेप में नहीं होता है, एक ही स्टेप में हमें एनर्जी नहीं मिलती है। देयर आर मैनी स्टेप्स टू रिलीज द एनर्जी, एंड ये सारे प्रोसेस एक साथ एक स्टेप बाय स्लो चलते हैं। एंड इन सभी प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं टू जनरेट द एनर्जी। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि जो ये एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन, वो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, है ना, वो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ये एनर्जी की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि जो एटीपी है इसका ब्रेकडाउन होता है एंड दे आर यूज्ड बाय अस।
तो इसका मतलब एटीपी जो है वो एक तरह से करेंसी है, ये एनर्जी करेंसी है ऑफ द सेल। जितना हम एटीपी यूज़ करेंगे उतना एटीपी जो है वो लॉस होता जाएगा। तो दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का विद इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद यूज होते हैं एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियसली जब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो कुछ और बनाएगा, जैसे कि अमीनो एसिड, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द सेलुलर फंक्शन। Now come to the first topic, that is, do plants breathe? तो as we know कि जितने भी living organisms हैं, either plant or animals, all require oxygen for respiration to occur and they give out CO2 during this process. So unlike animals, there is no specific organ for the gaseous exchange in the plants. जैसे हमारे में तो लंग्स है, हमारे पास लंग्स है जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, बट प्लांट्स में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के पास टोमेटा है, लेंटिसेल्स हैं जो इस पर्पस को सॉल्व करते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस कि प्लांट्स के पास ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं है, बिकॉज उन्हें नीड ही नहीं है। प्लांट का हर एक पार्ट जो है वो गैसियस एक्सचेंज नीड लेकर के अपना ध्यान खुद ही रख लेता है, एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट भी है वो काफी कम है गैसियस ट्रांसपोर्ट की फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। प्लांट्स का अगर हम एनाटॉमी देखें तो प्लांट्स की जो डिमांड है गैसियस एक्सचेंज को लेकर वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक प्लांट मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं। हाँ, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सेल्स के बीच में काफी स्पेस है, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें डिफ्यूजन के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज है वो इजिली हो जाता है। तो रूट स्टेम एंड लीव्स दे रेस्पायर एट रेट मच स्लोअर देन द एनिमल्स डू, एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है गैसेस एक्सचेंज की। उसके अलावा प्लांट्स में इतनी नीड नहीं है, एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे खुद ही ऑक्सीजन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, जो उसको आगे जाके रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तीसरा रीजन प्लांट्स में स्पेसिफिक ऑर्गन ना होने का ये है कि प्लांट्स जो हैं उनके जो लिविंग सेल्स हैं वो काफी क्लोज होते हैं टू द सरफेस ऑफ द प्लांट, जिसमें वो डिफ्यूजन के थ्रू ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। स्टेम की बात करें तो जो लिविंग सेल्स हैं आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड एंड beneath द बार दे हैव लेंटी सेल्स फॉर दिस पर्पस। तो स्टेम्स जो हैं वो लेंटी सेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं, एंड लीव्स टोमेटा के थ्रू करते हैं। तो जो सेल्स है इन द इंटीरियर वो काफी डेड भी होते हैं ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में मैक्सिमम जो सेल्स हैं दे आर डेड एंड दे जस्ट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ओनली, है ना। तो उनमें तो गैसेस एक्सचेंज की कोई नीड ही नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स जो प्लांट्स में है दे हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विद द एयर। तो एयर में मैक्सिमम सेल्स हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में, जहां से डिफ्यूजन के थ्रू बाकी सेल्स को भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी मिल जाती है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा। आप देख सकते हैं पेरेन्काइमा जो है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, आइदर इन लीफ, स्टेम और रूट। थ्रू दिस इंटरकनेक्टेड network of air space they got all the requirement by the simple diffusion process of respiration। there is complete combustion of glucose, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट कंबशन होता है, दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, वाटर एंड ATP, जिसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो स्ट्रैटेजी है प्लांट्स में यूज की जाती है लाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो ऐसी होती है कि भी एनर्जी है वो सारी की सारी लिबरेट आउट ना हो जाए एज हीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो एनर्जी है वो गिव आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। प्रोसेस कुछ इस टाइप का है कि मैक्सिमम एनर्जी गिव आउट ना हो, है ना। तो इसका की प्रोसेस क्या है
कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है ये एक स्टेप में नहीं होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज स्टेप्स दैट इज इनफ टू रिलीज मच मोर एनर्जी, एंड ये सारी एनर्जी कपल्ड हो जाती है टू एटीपी सिंथेसाइज। तो यहाँ पे जो एटीपी बनता है वो एक तरह से करेंसी है। प्लांट एनर्जी यूज करेगा, प्लांट को एनर्जी चाहिए होगा तो ये ATP खर्च होंगे। तो ओवरऑल जो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसे कंबशन भी कहा जाता है, क्योंकि कंबशन में भी तो ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है ना। एंड ड्यूरिंग कंबशन CO2 वाटर यही सब फॉर्म होता है और हीट भी रिलीज होता है एज एनर्जी। तो यहाँ भी एनर्जी बन रही है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ओवरऑल कंबशन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो एक तरह का कंबशन ही है। बट इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे भी हैं नेचर में जो विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी गेन करते हैं, बिकॉज देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन एन एनवायरमेंट वेयर देयर इज नो एंड ऑक्सीजन, है ना। कि अगर देखा जाए तो इस एटमॉस्फेयर में, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, जो पहला सेल था, है ना, वो एक ऐसे एनवायरमेंट में था जहाँ पे ऑक्सीजन थी ही नहीं। वो कैसे रेस्पिरेशन करते थे? तो उनमें जो रेस्पिरेशन है वो कहलाएगी एक एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है फैकल्टेटिव एनारोब्स, जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन जिनमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज द एनर्जी। सो इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एरोबिक है या एनारोबिक है, सभी में स्टार्टिंग का जो स्टेप है वो सेम ही है, यानी कि ग्लूकोज जो है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। तो ये कॉमन है सभी में, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, पहला जो स्टेप है रेस्पिरेशन का, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, विच इज कॉमन इन ऑल एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। सो रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोज मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ शुगर इज ग्लाइकोलाइसिस। So this scheme of glycolysis was given by three scientists, Gustav Embeden, Otto Meyerhoff, and J. Parnas. So after the name of these three scientists, this glycolysis pathway, also known as EMP pathway, तो ये है ग्लाइकोलाइसिस। तो पहला स्टेप जो है रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर एरोबिक और एनएरोबिक, सभी में ग्लाइकोलाइसिस इनिशियल स्टेप होता है फॉर द रेस्पिरेशन। बट स्पेसिफिकली जितने भी एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होता है इन रेस्पिरेशन, दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ग्लाइकोलाइसिस ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है इन बोथ aerobic and anaerobic living organisms. And in this process, glucose undergo partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. सो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एंटर करेगा इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सुक्रोज की खास बात क्या है, ये काफी एफिशिएंट होता है फॉर बोथ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, बिकॉज ये एक डाइसैकेराइड है, मींस कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो डाइसैकाराइड की फॉर्म में ये काफी स्टेबल भी है और लेस रिएक्टिव भी है विद अदर सब्सटेंसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। और इसके साथ ही इट कंटेन्स मच मोर एनर्जी देन अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो होता क्या है, जो ये सुक्रोज है, it converts into glucose and fructose with the help of enzyme invertase, and then these two monosaccharides, glucose and fructose, they enters the glycolytic pathway, यानी कि glycolysis।
अब हमारे पास सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आ चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है दे अंडरगो चेंजेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। लाइक सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। सो एटीपी में से जो एक फॉस्फेट है वो यहाँ ऐड हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट्स टू एडीपी, and in this process an enzyme will help, that is hexokinase। उसके बाद ये glucose 6 phosphate gets convert into fructose 6 phosphate with the help of an enzyme isomerase, and in same way जो fructose है it gets convert into fructose 6 phosphate with the help of enzyme hexokinase। उसके बाद का सारा जो पाथवे है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों के लिए सेम है। तो ओवरऑल जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें हम आगे देखेंगे कि टोटल चेन ऑफ 10 रिएक्शंस चलते रहते हैं एंड दे ऑल आर इन द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, एंड देन फाइनली दे कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। अभी तक हमने देखा क्या कि ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, and this glucose 6 phosphate convert into fructose 6 phosphate, and इस प्रोसेस में सबसे पहले हेक्सोकाइनेज एंजाइम आता है एंड देन आइसोमरेज एंजाइम आता है, एंड देन इसके बाद क्या होगा, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इट गेट्स कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, यानी कि अगेन एक एटीपी यूज होगा एंड एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। यहाँ जो एंजाइम हेल्प कर रहा है वो है फ्रक्टोकाइनेज। तो अभी तक हमने देखा कि दो जगह एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है, सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में, एंड सेकेंड स्टेप आता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में कन्वर्ट होने में। तो अभी तक दो जगह एटीपी यूज हुए हैं। तो आप यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स पे भी कंसंट्रेट करेंगे, अभी तक आप देख रहे हैं सभी में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ जो फ्रक्टोज 1 बाइफॉस्फेट है इट splits into two molecules with the help of enzyme aldolase। तो यहाँ जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट में PGAL कहेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल है DHAP यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये दो मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है एंड दोनों ही 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आप एरो देख रहे हैं यानी कि ये इंटर कन्वर्टेबल है। तो क्या होगा, जो ये glyceraldehyde 3 phosphate है which is a 3 carbon molecule, it gets convert into triose biphosphate, ठीक है। सबसे पहले glyceraldehyde 3 phosphate ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। एंड ध्यान से देखिए ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एंड अगेन ग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यानी कि यहाँ पे दो बार ये कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है? ये जो बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, बट इस ये जो मॉलिक्यूल है ये दो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू लिखा हुआ है, तो यानी कि ये दो बार फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले PgAl कन्वर्ट हुआ into this molecule and then DHAP सबसे पहले कन्वर्ट होता है PgAl में एंड देन सेम PgAl अगेन कन्वर्ट होता है into डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि यहाँ जो ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये दो फॉर्म हो रहा है।
तो ये काफ़ी समझने वाली बात है। अगर ये समझ में आपको आ गया, तो आगे सारे स्टेप्स आपको ईज़िली समझ में आ जाएँगे। और यहाँ जो एंज़ाइम हेल्प करता है, वो है डिहाइड्रोजिनेज़ एंज़ाइम। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे NAD+ जो है ये कन्वर्ट हो रहा है NADH में। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स रिलीज़ होंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे फ़ॉर्म होंगे। ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। नाउ this PGAL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA, यानी कि बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोज बाइफॉस्फेट फॉर्म हो चुका है, ये हमने समझा। ठीक है। अब क्या होगा, जो ये 2 मॉलिक्यूल है ट्रायोज बाइफॉस्फेट का, यानी कि शॉर्ट में BPGA, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, this will convert into 2 molecules of triose phosphate, यानी कि PGA, 3 phosphoglyceric acid। ध्यान रखना है, यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे हर स्टेप में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये 2 है क्वांटिटी में, तो ओवरऑल 6 कार्बन्स ही हो गया, जैसा कि ग्लूकोज में होता है। तो यहाँ जो कन्वर्जन है BPGA का PGA में कन्वर्ट होना, यहाँ हेल्प करता है एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एंड साथ ही ध्यान देना है, यहाँ एक एटीपी भी रिलीज हो रहा है। सो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो यानी कि ओवरऑल 2 एटीपी यहाँ रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो 2 ट्रायोस फॉस्फेट है, यानी कि पीजीए, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। देन नेक्स्ट स्टेप आता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, इट कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसको पीईपी भी कहा जाता है, जहां हेल्प करेगा एंजाइम एनोलेस। एंड साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक H2O मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 2 बार H2O रिलीज हो रहा होगा। ओके। नाउ लास्ट स्टेप यहाँ आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेयर 2 molecules of phosphoenol pyruvate get convert into 2 molecules of pyruvic acid with the help of enzyme pyruvate kinase। एंड अगेन इस स्टेप में एक एटीपी रिलीज होगा, बट 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 2 एटीपी यहाँ भी रिलीज हो रहा है। ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में 2 एटीपी यूज हुए थे, एंड यहाँ ओवरऑल आप देख रहे हैं 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ। आ गया हमारा एंड प्रोडक्ट, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और एक पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन, 2 पायरुविक एसिड में हो गए 6 कार्बन, यानी ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो गया यहाँ लास्ट में पायरुविक एसिड में। ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी यूज हुए और कितने प्रोड्यूस हुए, चलो इसको देखते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्ट होना पायरुविक एसिड में कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। एंड ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस एटीपीज फॉर्म हुए हैं और यूटिलाइज हुए हैं, उनको देखते हैं। पहले हमने देखा कि यहाँ एक एटीपी यूज होता है, एंड सेकंड स्टेप यहाँ भी एक एटीपी यूज हो रहा है। सो अभी तक 2 एटीपी यहाँ यूज हुए हैं। देन हमने देखा इस स्टेप में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं दूसरे 2 मॉलिक्यूल्स में, तो हर एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है एक एटीपी। ओवरऑल यहाँ 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, एंड ऐसे ही 2 एटीपी यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि 2 एटीपी यूज हुए एंड 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। सो नेट गेन कितना होता है एटीपीज का? 2। ठीक है, 4 फॉर्म हुए, उसमें से 2 यूज हो गए, तो 2 ही बच गए, है ना? बट अगर हम देखें कि यहाँ पे एक NADH भी फॉर्म होता है, एक या यहाँ 2 फॉर्मेशन, 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है? एंड एक NADH बराबर होता है 6 ATPs के। सो
अगर हम देखें ओवरऑल तो 2 एटीपी यहाँ फॉर्म हुए डायरेक्टली एंड 6 एटीपी हमें इनडायरेक्टली मिलते हैं। तो ओवरऑल 8 एटीपी फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। ये आप याद रखेंगे। तो एंड प्रोडक्ट जो है फाइनली ग्लाइकोलाइसिस का वो होता है पायरुविक एसिड। इट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो याद रखना है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है दो पायरुविक एसिड को। ग्लूकोज है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और पायरुविक एसिड है 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। नाउ ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, वो है पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट। अब इस पायरुवेट का आगे क्या होता है तो देखते हैं। तो पायरुवेट जो है वो आगे मेटाबोलाइज होता है इन डिफरेंट वेज विच इज डिपेंड ऑन की जो सेलुलर एनर्जी की नीड है वो कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि एरोबिक है या एनएरोबिक है। So there are three major ways in which different cells handle this pyruvic acid produced by glycolysis. तो वो तीन अलग अलग वेज हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। तो फर्मेंटेशन जो है ये एक एनारोबिक फर्मेंटेशन है जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। Takes place in many prokaryotes and unicellular eukaryotes to form lactic acid and ethanol with the release of energy. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ मच मोर एनर्जी। So it is also called aerobic respiration and it occurs in the presence of oxygen। इसी को हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में और डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन की। तो ये है ओवरऑल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फॉर एग्जांपल ईस्ट की अगर बात करें तो ये एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का अंडर द एनारोबिक कंडीशन यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो होता क्या है इसमें, जो पायरुविक एसिड है विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं वो एंजाइम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड में, एंड then this pyruvic acid gets converted into ethanol and carbon dioxide with the help of enzyme alcohol dehydrogenase. Now there are some other organisms like bacteria which produce lactic acid from pyruvic acid. इसके अलावा एनिमल्स में भी जो है ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कभी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपने कभी देखा होगा या महसूस भी किया होगा कभी, अगर आप एथलीट है नहीं फिर मान लो कभी आपने एकदम से ही स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ और आपने एकदम से ही रेस में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, या कुछ हैवी एक्सरसाइज कर ली, तो क्या होगा नेक्स्ट डे ही आपके मसल्स में क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्रैम्पिंग क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आपके बॉडी में आपके सेल्स में उतनी एनर्जी की सप्लाई नहीं होती है, सॉरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। सो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इन दिस प्रोसेस जो एंजाइम हेल्प करता है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो ये याद रखना है। एंड इन बोथ द प्रोसेस आइदर फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड और इथेनॉल एंड CO2 फ्रॉम पायरुविक एसिड, दोनों में ही हम देखेंगे जो NADH है इट इज यूटिलाइज्ड, इसका यूज होता है, ठीक है। तो इट गेट्स कन्वर्ट इनटू NAD+, तो यानी कि यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जनरेट द एनर्जी।
सो फर्मेंटेशन में आइदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन या अल्कोहल का फॉर्मेशन, दोनों ही मेथड में एनर्जी कोई ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रही है। यानी कि ओवरऑल जो एनर्जी है ग्लूकोज़ के पास उसका परसेंट ही रिलीज़ हो पाता है यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम एटीपी देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही फ़ॉर्म हो रहे हैं, वो भी ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। फर्मेंटेशन में कोई एटीपी फ़ॉर्म नहीं होता है। इसीलिए जो फर्मेंटेशन है वो एक हज़ार्डस प्रोसेस है, एक लीथल प्रोसेस है, चाहे वो एसिड का फॉर्मेशन हो या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो। जिसमें ईस्ट जो है वो अपने आप को पॉइज़न कर लेता है टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ दिस अल्कोहल रीचेज़ 13% और बियॉन्ड। यहाँ एक सवाल आता है, what then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? तो जितने भी बेवरेजेस नेचुरली फर्मेंटेशन मेथड से बनते हैं उनमें फर्मेंटेशन को स्टॉप कर दिया जाता है एट लोअर अल्कोहल परसेंटेज दैट इज अराउंड 3%। क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो लीथल हो जाएगा, हजार्डस हो जाएगा। नाउ और सवाल यहाँ आता है कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस जिनमें अल्कोहल का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, तो वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है? उन सभी बेवरेजेस में जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड है डिस्टिलेशन। इट इज़ अ मेथड दैट सेपरेट अल्कोहल फ्रॉम वाटर, इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने देखा कि हाउ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid during the glycolysis, and this two molecule of glycolysis if enters the anaerobic respiration, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है, सो देन इट्स गेट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। नाउ अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, जहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन these organic substances gets convert into carbon dioxide, water and a large amount of energy in the form of ATP। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड दीज प्रोसेस अकर्स इन हायर यूकैरियोटिक organisms। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, यानी कि पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ये साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है एंड पायरुवेट जो है ये साइटोप्लाज्म से अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, जहां इसका फर्दर रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो इवेंट्स टेक्स प्लेस होते हैं ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, वो इवेंट्स हैं, सबसे पहले क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इस पूरे प्रोसेस को हम Krebs साइकिल के अंडर में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट स्टेप आएगा द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, है ना, विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये सारा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ये दोनों ही प्रोसेस यानी कि Krebs साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दोनों ही कहाँ होंगे? पहला प्रोसेस Krebs साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा एंड इसके बाद का जो प्रोसेस है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। नाउ दिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एंटर्स द
mitochondria from cytoplasm, where it undergoes further process. Next step आएगा oxidative decarboxylation, where this pyruvate converts into another product, and this process require pyruvate dehydrogenase enzyme. And this enzyme requires participation of several coenzymes like coenzyme A and NAD+. तो पूरे प्रोसेस में क्या होगा, पायरुवेट combines with NAD+ and coenzyme A, and with the help of this enzyme pyruvate dehydrogenase they convert into acetyl coenzyme A with the liberation of carbon dioxide. Now, this acetyl coenzyme A, which is the product of oxidative decarboxylation of pyruvate, enters the Krebs cycle. तो ये सारा कुछ हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So during the whole process of oxidative decarboxylation, जो pyruvate है, it gets convert into acetyl coenzyme A with the liberation of 2 NADH from 2 pyruvate. Now, this acetyl coenzyme A enters the Krebs cycle. तो Krebs cycle जो name है ये आता है after the name of scientist Hans Krebs who discovered it. दूसरा नाम है इस सेम साइकिल का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. अब आता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि Krebs साइकिल. सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जहां दो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं दो एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये एंटर करता है Krebs साइकिल में, जहां सबसे पहले ये कंडेंस होगा विद ऑक्सैलो एसिड. तो यहाँ ध्यान रखना है एसिटाइल कोएंजाइम दो कार्बन कंपाउंड है एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है. दोनों आपस में कंबाइन करके फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट सिट्रेट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. एंड इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम हेल्प करता है वो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज. एंड यहाँ ध्यान रखेंगे एक कोएंजाइम ए भी यहाँ रिलीज हो रहा है. अब नेक्स्ट जो ये सिट्रेट है इट अंडरगोज आइसोमराइजेशन एंड कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट which is again a 6 carbon product, an enzyme here aconitase. Next, this isocitrate undergoes two successive decarboxylation. तो इन दो decarboxylation में सबसे पहले एक CO2 रिलीज होगा जिससे आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. Then this alpha ketoglutarate again undergo decarboxylation and convert into succinyl coenzyme A जहां एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. And with this 5 carbon alpha ketoglutarate converts into 4 carbon succinyl coenzyme A. यहाँ ध्यान रखना है अगेन एक कोएंजाइम A यहाँ ऐड हो जाता है. Then this succinyl coenzyme A undergoes further changes to again form oxaloacetic acid because oxaloacetic acid जब तक दोबारा बनेगा नहीं ये साइकिल वापस से स्टार्ट नहीं होगी. So for the continuation of cycle इसका बनना तो जरूरी है. तो अब बात करते हैं क्या क्या यहाँ रिलीज हो रहा है. सो सक्सिनाइल कोएंजाइम जब कन्वर्ट होता है into the oxaloacetic acid to repeat the cycle, then it undergoes many changes. So पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, during which one coenzyme A released, and with this one GTP also released. Conversion of GDP into GTP simultaneously synthesize ATP from ADP. ध्यान रखेंगे जब जीटीपी जीटीपी में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम एक फॉस्फेट रिलीज होता है दैट कंबाइंस विद एटीपी कन्वर्ट इनटू एटीपी.
थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, बट एक बार आप समझ जाएँगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यानी कि एक एटीपी इक्वल होता है एक जीटीपी के। ठीक है? एंड विथ दिस यू कैन सी इन अ सिंगल साइकिल ऑफ Krebs साइकिल आपको टोटल 3 NADH रिलीज़ हुए यहाँ दिख रहे हैं, प्लस एक FADH2 भी रिलीज़ होगा। तो ये सारी जो काउंटिंग है ये आप ध्यान में रखेंगे। सो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ Krebs साइकिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है या ऑक्सैलो एसीटेट है ये एट द एंड ऑफ दिस Krebs साइकिल रीजनरेट हो, तभी ये साइकिल आगे कंटिन्यू करेगा। एंड विद दिस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो NAD प्लस है एंड FAD प्लस ये दोनों भी रीजनरेट हो, तभी साइकिल आगे कंटिन्यू चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। है ना? तो इनका रीजनरेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हम कर चुके हैं 2 इवेंट्स आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस। तो वो 2 इवेंट्स हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड Krebs साइकिल। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या-क्या मिलता है। तो इसमें हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रोसेस में, देन टोटल 8 NADH मिल रहा है, 2 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से और 6 NADH से। तो हो गए 8। याद रखेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? काउंटिंग अलग है जो बाद में ऐड होके हम ओवरऑल बताएँगे। और इसके साथ ही यहाँ मिलता है 2 FADH2। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते-पढ़ते, बट तो हमने पढ़ा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, बट अभी तक तो ऑक्सीजन पिक्चर में आया ही नहीं। और कहाँ हैं वो सारे एटीपी जो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन? बहुत सारे एटीपी, एनर्जी बनती है। तो ये जो NADH बन रहे हैं, FADH2 बन रहे हैं, क्या रोल है इनका? तो इन सबको समझने के लिए हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का उसको समझना होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी तक एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या किया? हमने किया ग्लाइकोलाइसिस जिसमें हमें मिलता है 2 पायरुवेट। देन दिस 2 पायरुवेट एंटर्स द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जहां मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। Then this acetyl coenzyme A enters citric acid cycle, also known as Krebs cycle. Okay, so through all these different steps of aerobic respiration, हमें overall ये सारी चीजें मिलती हैं 4 ATP, 10 NADH, 4 CO2 and 2 FADH2. Now, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ड्यूरिंग दिस Krebs cycle, they enters the next step called इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हम करने वाले हैं। ओवरऑल दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है? जो एनर्जी स्टोर्ड है NADH एंड FADH में, कि उनको रिलीज करना एंड यूटिलाइज करना, यही हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहीं पे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे बिकॉज इट जनरेट्स ATP। ठीक है, कुछ बन रहा है यहाँ पे ATP, तो इट इज मेटाबॉलिक पाथवे। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होता है? इन द इनर मेम्ब्रेन। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यहाँ जो आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड कैरियर्स। ठीक है, इन कैरियर्स को कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। दे हेल्प टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू द अदर। पांचों कॉम्प्लेक्स जो हमें यहाँ दिख रहे हैं इनके नाम जान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 इज यूबिक्विनॉल साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेज। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
system. दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को हमें समझना है. सो एज वी नो कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो NADH है एंड FADH2, इनका होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें फॉर्मेशन होगा ATP का. बट विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP एज मेन प्रोडक्ट, देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ H2O बाय प्रोडक्ट. ये हम देखेंगे स्टेप में, जो अभी हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. पहला स्टेप यहाँ पे आता है जो स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स 1 से. जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसके पास है एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज. So this complex receive electron from NADH and this NADH oxidized into NAD+. So during this process जो protons release होंगे, those protons enters the intermembrane space. तो याद रखेंगे एक NADH से दो protons यानी कि दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, ट्रांसफर टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. देन आता है कॉम्प्लेक्स 2 विच रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2. बाय दिस FADH2 ऑक्सीडाइज इनटू FAD. अब जो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हुए हैं बाय कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, these electrons transfer to ubiquinone and this ubiquinone transfer the electron to the third complex. So as third complex receive the electrons, pumps hydrogen ion out of the matrix per electron. रिसीव ये करेगा इलेक्ट्रॉन, उतने ही हाइड्रोजन जो है, जो प्रोटॉन्स हैं, ये ट्रांसफर करेगा इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे प्रोटॉन्स हैं वो उनका कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ता जा रहा है. Now, after receiving electrons from complex 1 and complex 2, जो complex 3 है, it transfer the electron to another electron carrier protein called cytochrome C. Now, cytochrome C carries electron from complex 3 to the final protein, the electron transport chain called complex 4. So this is complex 4 is referred to cytochrome C oxidase complex that contains cytochrome A and cytochrome A3. With this, it also contains two copper centers. तो यहाँ क्या होता है, जो ऑक्सीजन है it reduces to water and with this there is release of two protons again which creates proton gradient by मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये इन प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से पंप आउट कर देगा इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड क्रिएट प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. So when electrons transfer from one complex to all the other complexes during this electron transport chain, so all these electrons they coupled to ATP synthase, which is complex 5 for the production of ATP from ADP. ठीक है, तो जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंथेसाइज होंगे, कितने बनेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन की नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कैसा है. लाइक oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 ATP and oxidation of FTH2 produces 2 molecules of ATP. तो ये आप याद रखेंगे. Now, although जो aerobic process है respiration का, it takes place only in the presence of oxygen. That's why it is called aerobic respiration. तो यहाँ जो ऑक्सीजन का रोल है वो काफी लिमिटेड है. द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस, तो यहाँ जो फाइनल स्टेज है
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, यहाँ आपको ऑक्सीजन का रोल देखने को नहीं मिलेगा, बट येट presence of oxygen is very very important since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है and that transfer to intermembrane space from the matrix that creates the proton gradient. तो यही जो proton gradient है that help to synthesize ATP. Oxygen act as the final hydrogen acceptor here. ये आपको याद रखना है. So in previous chapter that is photosynthesis in higher plants हमने पढ़ा था mechanism of membrane linked ATP synthesis which explained by chemoosmotic hypothesis. तो ये आपको याद होगा प्रोसेस जहां प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है एंड दैट हेल्प टू सिंथेसाइज द प्रोटीन बाय दिस एटीपी सिंथेस. ऐसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यहाँ हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. And we studied in previous chapter chemoosmotic hypothesis in photosynthesis. So both these processes involve the use of chemoosmosis to generate ATP, but they differ in their energy source and location. कैसे देखते हैं यहाँ पे. So ये है हमारा final stage of aerobic respiration. So ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, देयर इज यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू पंप प्रोटॉन क्रॉस अ मेम्ब्रेन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट ड्राइव्स एटीपी सिंथेसिस. वहीं अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, दे यूज द लाइट एनर्जी ड्राइव द सेम प्रोसेस also leading to ATP production. Process is called photophosphorylation. हो गया सनलाइट. ठीक है, दोनों में आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं. Now we talk about complex 5 which is ATP synthase. So we studied that key energy released during electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthase complex 5. So structure को देखते हैं. Complex consists of two major components F1 and F naught. This is F1 and this is F naught. So F naught जो है which is the headpiece is a peripheral membrane protein complex and it contains the site for ATP synthesis from ADP. और वही जो F naught है, it is an integral membrane protein complex that forms the channel through which protons cross the membrane. ये तो हेड जो है यानी कि F1 पार्ट है, ये मैट्रिक्स वाली साइड होगा और जो F नॉट है ये विद इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ लेंगे. नाउ द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 component for the production of ATP. And for each ATP produced, there is 4 protons passes through F naught from inner mitochondrial membrane to the matrix. तो हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जो है प्रोटोन ग्रेडियंट है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट जो प्रोटॉन्स हैं और ईच एटीपी प्रोडक्शन 4 प्रोटॉन्स ट्रांसफर होंगे अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन. तो इस बार जो प्रोटॉन्स हैं वो जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स की तरफ. ठीक है, यानी कि डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट. टॉपिक है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. तो अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन
सबको देखते हुए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अब कि नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ है फ्रॉम एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बट इन रियलिटी दिस कैन बी रिमेन ओनली अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में नहीं काउंट किया जा सकता है कि कितने एटीपी बने हैं एग्जैक्टली exactly। बट यहाँ हम काउंट कर पा रहे हैं ड्यू टू सम एजम्पशन लाइक कि हमें अभी तक ये पता चला है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ईटीएस, ये इसी तरह ऑर्डरली मैनर में होते हैं एक के बाद एक। लाइक सबसे पहले जो ग्लूकोज है विच इज सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम विच इज सबस्ट्रेट ऑफ टीसीए साइकिल एंड NADH, FADH2, oxygen, ADP and inorganic phosphate. These are substrate of ETS. ये सभी एक के बाद एक इसी तरह से sequential changes में जाते हैं and they follow one after one pathways. दूसरा assumption क्या है कि जो NADH synthesize होता है glycolysis में transferred into mitochondria and then it undergoes oxidative phosphorylation. तीसरा assumption है कि none of the intermediates इस पाथवे में फॉर्म हो रहे हैं, दे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड्स। वो सिर्फ उसी पाथवे में रहते हैं, वो कभी भी किसी और पाथवे में या किसी और जो है जगह जाके यूटिलाइज नहीं होते हैं। एंड ओनली ग्लूकोज जो है इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएटरी स्टेज। ये सारे assumption हैं, तभी हमें ये लग रहा है कि हम इसी तरह से हमारी बॉडी में भी होता है और ऐसे ही हम इजीली नंबर ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं, इन रियलिटी ऐसे नहीं है। सो जितने भी ये assumption है दे आर नॉट एक्चुअली वैलिड इन एनी लिविंग सिस्टम। ये एक्चुअली में वैलिड नहीं है। जितने भी ये पाथवेज हमने पढ़े हैं एक के बाद एक, ये सारे ऐसे नहीं होते हैं। दे ऑल अकर साइमultaneously, यानी कि एक ही साथ में हमारे बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस भी चल रहा है, हमारी बॉडी में टीसीए साइकिल भी चल रहा है और हमारी बॉडी में क्रेब साइकिल भी चल रहा है पैरेलली। तो जितने भी सबस्ट्रेट एंटर करते हैं डिफरेंट पाथवेज, दे ऑल कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम व्हेन दे आर नीडेड एट अदर प्लेस। ठीक है, जितने भी सबस्ट्रेट हैं लाइक ग्लूकोज, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये सभी कभी भी इस पाथवे से विड्रॉ किए जा सकते हैं अगर ये कहीं और नीडेड है। एंड साथ में जितने भी एटीपी फॉर्म हो रहे हैं वो साथ के साथ यूटिलाइज भी होते जाते हैं व्हेन नीडेड। एंड all these activities are controlled by multiple means। लेकिन फिर भी हमें ये सारे प्रोसेसेस समझने बहुत ज़रूरी थे कि जो हमारी बॉडी है या जो लिविंग सिस्टम है, हाउ ब्यूटिफुली एंड एफिशिएंटली दे ऑल परफॉर्म दिस एक्टिविटीज इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग द एनर्जी। So hence there can be a net gain of 30p ATP molecule during aerobic respiration of one molecule of glucose। Overall 38 ATPs हमें मिलते हैं by this aerobic respiration। So देखते हैं net gain of ATP हमें कितना मिलता है। So during the glycolysis ATPs is directly formed is 2 in number and ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी कि इनडायरेक्टली जो एटीपी हमें मिलते हैं फ्रॉम द 2 NADH इज 6 ATP। तो यहाँ टोटल हो जाते हैं 8 ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। नाउ ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन हमें डायरेक्टली कोई भी एटीपी नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली गॉट 6 ATP फ्रॉम 2 NADH। तो यहाँ भी 6 ATP आ गए। देन ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली 2 ATP मिलते हैं एंड इनडायरेक्टली वी गॉट ऑल दीज ATPs, टोटल 24 ATPs। तो सबको अगर हम कैलकुलेट करें ओवरऑल हमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। लेट्स कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन को यहाँ हम कंपेयर करते हैं। सो फर्मेंटेशन में हमने देखा कि इट अकाउंट फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, बट ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ
glucose that degrades to CO2 and H2O. During fermentation, there is a net gain of only 2 molecule of ATP for each molecule of glucose that degraded to pyruvic acid. During aerobic respiration, we got many more molecules of ATP and generate during the aerobic respiration. Here, NADH oxidized to NAD plus and rather slowly in fermentation. यहाँ बहुत slow degradation और हम कह सकते हैं बहुत ही slow NADH का oxidation होता है. But during the aerobic respiration, जो oxidation process है वो काफ़ी vigorous है, काफ़ी fast होता है. So we got many ATP molecules. नाउ कम्स एम्फीबॉलिक पाथवे. तो एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है? हमने देखा कि जो ग्लूकोज है ये फेवर्ड सबस्ट्रेट है फॉर रेस्पिरेशन, बिकॉज अगर हम बाकी सबस्ट्रेट से कंपेयर करें तो ग्लूकोज से एनर्जी जल्दी मिलती है. ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्ट इन ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, बट other substrate can also be respired as has been mentioned earlier, but they then do not enter the respiratory pathway at the first step. है ना, बाकी के जो substrate है वो first step में enter नहीं करते हैं, उनका जो process है to oxidize वो different है as compared to carbohydrates. Like अगर हम fat की बात करें तो fat जो है ये सबसे पहले break down होगा into glycerol and fatty acid, and then this fatty acid it is respired. They would first be degraded into acetyl coenzyme and enters the pathway. ये क्रैब साइकिल में एंटर कर जाएगा. तो यहाँ पे कोई भी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस नहीं आएगा, इसका प्रोसेस अलग है. फैटी एसिड जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, देन एंटर्स द क्रैब साइकिल. तो अब यहाँ रहेगा ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल जो है ये एंटर्स द डिफरेंट पाथवे आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द PgAl यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन बाकी का प्रोसेस सेम है जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए देखा था. बात करते हैं प्रोटीन की. तो प्रोटीन जो है अगर इसका रेस्पिरेशन होता है ये डिग्रेड सबसे पहले होगा बाय प्रोटीएज एंजाइम, एंड द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड जो है they depend on their structure would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl coenzyme A. तो अमाइनो एसिड के टाइप पे डिपेंड करता है. सबसे पहले प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, देन अमाइनो एसिड कैसा है किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा कि ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो सिंस जो रेस्पिरेशन है इट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट फर्स्ट. रेस्पिरेटरी प्रोसेस है हैज ट्रेडिशनली हैज बीन कंसीडर्ड अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ सबसे पहले जितने भी सबस्ट्रेट है उनका ब्रेक डाउन होता है इनटू मोर सिंपल फॉर्म, and respiratory pathway as a catabolic pathway. ठीक है, ये याद रखना है. Is this understanding correct? क्या ये correct है? So we have already discussed that कि at point जो ये respiratory pathway है इसमें different substrate enter करेंगे were to be respired and used to derive energy. ठीक है, तो जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बट ये जस्ट एक थ्योरेटिकल एनालिसिस है जिससे कि हम इजीली समझ पाए कि एग्जैक्टली होता क्या है हमारी बॉडी में टू जनरेट द एटीपी. यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जितने भी सबस्ट्रेट पाथवे में एंटर करते हैं वो किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से विड्रॉ भी किए जा सकते हैं. ठीक है, सो हेंस फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट. बट अगर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अगर फैटी एसिड की नीड पड़ती है तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर द पर्पस. सो हेंस जो रेस्पिरेटरी पाथवे है कम्स इनटू द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन of substrate and during synthesis of fatty acid. दोनों में ही दोनों काम है करने का और क्या दोनों साथ में ही चल रहे हैं. Similarly, during breakdown and synthesis of protein also respiratory intermediate form the link. So जो breaking का process है within the living body they are known as catabolism, और जो कुछ बनाने का process है to synthesize something it is called anabolism.
सो ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. So it is better to call the respiratory pathway as amphibolic pathway. So amphibolic जो है ये दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म का. तो रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है? ये कैम्फिबॉलिक पाथवे है जहाँ पे ब्रेकडाउन भी चल रहा है बट जरूरत पड़ने पर सिंथेसिस भी चल रहा है. ठीक है. लास्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट. तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है? एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 is released to the how much volume of oxygen is absorbed during the process is called respiratory quotient. So respiratory quotient है depend on the type of respiratory substrate क्या है, वो ग्लूकोज है या फैट है या फिर प्रोटीन है. सो अगर हम सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, अगर अगर कार्बोहाइड्रेट है सबस्ट्रेट, तो दे आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड जो RQ है इट विल बिकम 1 बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 is released and सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का. सो देयरफॉर रेस्पिरेटरी क्वोशंट इज 1. नाउ सेकंड हम बात करते हैं, अगर सबस्ट्रेट हमारा फैटी एसिड है तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है इट विल बिकम लेस देन 1 बिकॉज देयर इज डिफरेंट अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है फैटी एसिड का वो है ट्राई पैल्मिटीन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सबस्ट्रेट प्रोटीन. प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है वो हो जाता है 0.9. ये तीनों वैल्यूज आप याद रखेंगे. ठीक है. सो यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो लिविंग बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन दैम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1. एक से ज्यादा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं बट भी प्योर प्रोटीन या प्योर फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होता है. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी NCERT बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक क्लास में हमारा NCERT से सब कंप्लीट हो गया है. टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून.